गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व टेस्ट कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स मैंने कंसाइनमेंट बेसिस पे दिया है ये मेरे को पता करना होगा। सेकंड, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है कंसाइनमेंट में वो पता करना है, उसके लिए अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एजेंट फाइनली अपने को कितना देगा वो अपने को पता करना है, तो फिर एजेंट अकाउंट भी बनाना होगा। देखो, सम स्टार्ट करने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करना, हम लोग एजेंट को इनवॉइस प्राइस पे सामान देते हैं। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 25%। तो मैं इसको लिखकर समझाती हूँ। हम लोग एजेंट को सामान इनवॉइस प्राइस पे देते हैं। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप एजेंट को दोगे वो हुआ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। यहाँ देखो, हम लोग एजेंट को कॉस्ट में भी दे सकते हैं, विद प्रॉफिट में भी। अगर कॉस्ट में दे रहे हैं तो कॉस्ट हो गया इनवॉइस प्राइस। अगर विद प्रॉफिट में दे रहे हो तो विद प्रॉफिट जो आएगा वो हो गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग एजेंट को दे रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एजेंट को कितने में दे रहे हैं? कॉस्ट प्लस 25% में। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लोडिंग कितना रखा है? 25%। 25% किसका? कॉस्ट प्लस 25 है, तो 25% किसका होगा? कॉस्ट का। अब हम लोग लेट 100 करेंगे। लेट 100 किसी को भी नहीं कर सकते हो, इनटू के बाद जो होगा उसी को ही 100 मानना पड़ेगा। तो लेट कॉस्ट भी 100। अब 100 का 25% होता है 25। 25 क्या हो गया? लोडिंग। लोडिंग हो गया 25। देखो, मैंने 100 में खरीदा और 25 रुपया का प्रॉफिट रख के हम दे रहे हैं, तो फिर हम दे कितने में रहे हैं एजेंट को सामान? 125 में। क्या ये बात क्लियर? अब आपको याद है हम लोग दो इक्वेशन ऑलवेज बना के रखते हैं, जिससे कि लोडिंग का कंप्यूटेशन में हमको एफर्ट देना ना पड़े। एक होता है लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस और एक होता है लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है या नहीं। ये आई होप आपको पता होगा। सबसे पहले लोडिंग है तो लोडिंग होगा, फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी सेम वही, लोडिंग डिवाइडेड बाई क्या होगा? इनवॉइस प्राइस। लोडिंग कितना है? 25 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। मतलब अगर कॉस्ट का सम हुआ तो लोडिंग कैसे निकालोगे? 25/100 करके। अगर इनवॉइस प्राइस का हुआ तो लोडिंग कैसे निकालोगे? लोडिंग 25, इनवॉइस प्राइस 125। क्या ये बात क्लियर? अगर इनवॉइस प्राइस का सम है और लोडिंग निकालना है तो 25/125 कर लेंगे। ओके, अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, इसको मैं अवॉइड कर रही हूँ। यहां से देखो क्या लिखा है कि हाइडर ने दिया है गुड्स। तो हम कौन हुए? हाइडर। हमने गुड्स दिया है जलाल को। हमने गुड्स दिया है ना, तो सबसे पहले इसका जर्नल लिखते हैं। हमने एजेंट को सामान दिया है तो क्या एंट्री होगा? मेरे यहाँ से गुड्स जाएगा तो अपने लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ या ना। हमने गुड्स किसको दिया? एजेंट को दिया, जलाल को दिया, तो क्या जलाल डेबिट होगा? आंसर है नहीं। हम लोग जलाल से अभी पैसा नहीं पाएंगे। हम लोग जलाल से पैसा कब लेंगे? जब वो मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी हमको उससे पैसा नहीं मिलेगा। अभी हम उससे पैसा ले नहीं सकते क्योंकि मैंने उसको सामान दिया है सेल करने के लिए। मैंने उसको अपना सामान सेल नहीं किया, क्योंकि हम अभी उससे पैसा नहीं पाएंगे। हम कब पैसा पाएंगे? जब वो मेरा सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी हम पैसा नहीं पाएंगे तो अभी हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। तो फिर क्या है जो अपने लोग डेबिट करेंगे? क्योंकि हम कंसाइनमेंट बेसिस पे दे रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या ये बात क्लियर? ये गुड्स, कितना गुड्स मैंने एजेंट को दिया ये मेरे को नहीं पता है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। और इसका जर्नल किस पे होगा? हम लोग ने किस पे दिया? हमने इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो ये जर्नल इनवॉइस प्राइस पे होगा। क्या ये बात क्लियर? देखो, दो वैल्यू होते हैं, एक कॉस्ट और एक इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन है कि दीदी इसका वैल्यू क्या होगा इस जर्नल का? हमेशा हम लोग जिस प्राइस पे एजेंट को देंगे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। दैट इज इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। अब मेरे को पता है कि इनवॉइस प्राइस पे तो लोडिंग भी होगा, हाँ या ना। तो फिर इस एंट्री को अपने को रिवर्स करना होगा। तो टू कंसाइनमेंट होगा और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट।
और इसमें हम लोग क्या कैंसिल करेंगे, लोडिंग। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एजेंट क्यों कैंसिल करे ये भी मैं बता रही हूँ। देखो, हमने एजेंट को सामान विद प्रॉफिट में दिया है, तो क्योंकि हमने दिया विद प्रॉफिट में है तो रिकॉर्ड भी हम विद प्रॉफिट पे कर रहे हैं। पर क्या ये एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया? आंसर नहीं। एजेंट को देने से एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है। एक्चुअल में प्रॉफिट कब होगा? जब वो मेरा सामान कस्टमर को सेल करेगा। क्योंकि एजेंट को देना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, और रिकॉर्ड तो लेकिन विद प्रॉफिट में करके रखे हैं, तो फिर प्रॉफिट वाला एलिमेंट अपने को कैंसिल करना होगा यहां से। कैसे कैंसिल करोगे? एंट्री को रिवर्स करके। इन दो का वैल्यू अभी मेरे को नहीं पता है, तो इनको हम पेंडिंग में रखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे निकालना है। अब देखो आगे क्या गिवन है। अच्छा, इसका पोस्टिंग हम लोग लेकिन कर सकते हैं, मैं इसका पोस्टिंग करके रख लेती हूँ। कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका वैल्यू हम लोग बाद में देख लेंगे कैसे निकलेगा। और ये कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डैश देके लोडिंग। अब देखो क्या लिखा है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। ठीक है, यानी जिसमें, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया तो इसलिए गुड सेंट का वैल्यू नहीं पता है अपने को। मेरे को ओनली इंफॉर्मेशन ऑफिस से मिला है, वो ये कि फॉरवर्डिंग एक्सपेंस मैंने पे किया था, वो है इतना। एक बार मैं फिर पढ़ के दिखाती हूँ। However, Hyder lost all the document that recorded the details of goods sent on consignment. मैंने सारा डॉक्यूमेंट खो दिया है जिसमें सारा डिटेल था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। द ओनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम हिज ऑफिस। मेरे ऑफिस से एक ही इंफॉर्मेशन मिला, वो क्या मिला? फॉरवर्डिंग एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर सेंडिंग द गुड्स वाज इतना। मैंने फॉरवर्डिंग एक्सपेंस पे किया है 12,000। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि गुड्स सेंड यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है या नहीं? तो मैं लगता है यहाँ पे टाइमलाइन भी आपको क्लियर करा दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि टफ सम है, तो मेरे को हर एरिया पता होना चाहिए। अगर आप साइड में साइड बाय साइड अगर आप टाइमलाइन भी करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ये सम। तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड में यहाँ पे टाइमलाइन भी बना के रखी हूँ। जैसे ये मेरा गोडाउन है, यहाँ से गुड्स रेलवे स्टेशन जाएगा, फिर यहाँ से गुड्स एजेंट के रेलवे स्टेशन, फिर एजेंट यहाँ से क्लियर करवा के अपने गोडाउन में ले जाएगा। देखो, पहला चीज तो मेरे को मिल गया है कि मैंने गुड्स दिया है। कितने का गुड्स दिया मेरे को नहीं पता। ना मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, ना मेरे को इनवॉइस प्राइस पता है, मेरे को कुछ नहीं पता अभी। ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हमने फॉरवर्डिंग एक्सपेंस पे किया है, हाँ या ना? तो हमने पे किया है तो क्या एंट्री होगा? चलो देखते हैं। हमने फॉरवर्डिंग एक्सपेंस पे किया है तो टू बैंक होगा। और फॉरवर्डिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 12,000। अब आपको पता है ना कि जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनमेंट बोल कर जाएगा, तो इसको काटो और लिखो कंसाइनमेंट। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट के डेबिट में 12,000 टू बैंक अकाउंट, डैश देके फॉरवर्डिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब टाइमलाइन बनाते हैं। ये फॉरवर्डिंग एक्सपेंस कहाँ लगा होगा? यहाँ पे या यहाँ पे? कहीं भी लगा हो इसको एज अ कॉमन ले लो। कहीं पर भी लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों ही तो वैल्यूएशन में आएंगे। तो इसको एज अ कॉमन कर लेते हैं हम लोग। फॉरवर्डिंग एक्सपेंस कितना है? 12,000। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हाइडर गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जलाल इन रिलेशन टू दिस कंसाइनमेंट। मेरे को जलाल से कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। देखो, जलाल से अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिला है? ही इनकर्ड, किसने इनकर किया होगा? मेरे को जलाल से इंफॉर्मेशन मिला है ये सब। तो ये पक्का किसने इनकर किया होगा? जलाल ने किया होगा, हाँ या ना? जलाल ने 25,000 पे किया है खर्चा, जिसमें 9,000 ये कहीं है। ओके, देखो जलाल ने पे किया, इसका एंट्री क्या होगा पहले ये समझते हैं।
जलाल ने पे किया है ना, तो जलाल ने पे, देखो बेसिक, अच्छा, अच्छा ठीक है, बेसिक एंट्री पता है क्या होता है कोई भी खर्चे का? एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होता है, हाँ या ना? अब यहाँ पे टू बैंक कौन करेगा? क्योंकि जलाल ने पे किया है तो जलाल टू बैंक करेगा, हम तो टू बैंक नहीं करेंगे। अब एक्सपेंस कौन दिखाएगा, हम या जलाल? क्योंकि मेरा गुड्स सेल हो रहा है तो ये एक्सपेंस कौन दिखाएगा, हम। तो हम लिखेंगे एक्सपेंस डेबिट। अब टू बैंक तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम तो पे नहीं किए, तो हम क्या लिखेंगे, टू जलाल अकाउंट। याद है गैप जो होगा उसमें एक दूसरे का नाम। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? बेसिक एंट्री खर्चे का क्या होता है, एक्सपेंस टू बैंक। अब जलाल ने पे किया है तो जलाल बैंक लिखेगा, हमने पे नहीं किया तो हम टू बैंक नहीं लिख सकते। अब ये खर्चा अकाउंट कौन दिखाएगा, जिसका गुड्स सेल हुआ है, क्योंकि मेरा गुड्स सेल हुआ है तो ये खर्चा मेरा हुआ, तो हम अपने बुक में एक्सपेंस डेबिट करेंगे, ठीक है या नहीं? टू क्या होगा, टू याद है एक दूसरे का नाम लिखते थे, और वैसे भी टू जलाल ही होगा क्योंकि ये पैसा अब हम जलाल को देंगे, ठीक है या नहीं? अच्छा, एक्सपेंस अकाउंट तो खुलेगा नहीं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट, ठीक है? तो कंसाइनमेंट में पोस्टिंग कर लेते हैं टू जलाल बोलकर। यहाँ पे देखो 25,000 लगा है जिसमें 9,000 ये कइंग है, ये कइंग एक्सपेंस है, ये कइंग एक्सपेंस है 9,000, तो बाद बाकी क्या होगा, नॉन ए कइंग। नॉन ए कइंग कितना होगा, 25,000 से माइनस कर लो, 16,000, ठीक है या नहीं? अब जलाल के क्रेडिट में भी लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट। और ये पूरा कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं टाइमलाइन में, ये कई खर्चा, ये कई नॉन ए कई कहाँ पे आएगा, देखो एजेंट ने पे किया है तो या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पर आएगा, या फिर यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? आपको पता है यहाँ पे जनरली फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये सब लगता है और ये एक ही बार लगता है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जनरली यहीं पे लगते हैं और वो एक ही बार लगते हैं, तो यहाँ पे आएंगे नॉन एकरिंग, यहाँ पे आएंगे नॉन एकरिंग एक्सपेंस, हाँ या ना? और यहाँ पे क्योंकि गोडाउन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये बार बार पे करना होता है, तो यहाँ पे आएगा ये कइंग एक्सपेंस। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या खर्चा लगेगा, यहाँ पे फ्रेट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये सब लगता है, क्योंकि गुड्स तो एक ही बार जाएगा ना एजेंट के पास, तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक ही बार लगेगा। क्योंकि एक ही बार लगेगा इसका मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इधर आएंगे। इधर जैसे गोडाउन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये सब बार बार लगता है, इंश्योरेंस ये सब बार बार लगता है। इंश्योरेंस देखो इधर भी है और इधर भी है, इधर का इंश्योरेंस बार बार कराना होता है, हर साल कराना होता है, जबकि इधर का इंश्योरेंस एक ही बार कराना होता है, ठीक है? ऐसे मैंने बोल दिया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो बोलकर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंट इलेक्ट्रिसिटी ये बार बार लगता है, तो ये कहीं हो गया, ठीक है या नहीं? क्वेश्चन में ये कहीं कितना था, क्वेश्चन में ये कहीं एक्सपेंस था 9,000, और नॉन ए कहीं कितना था, 16,000। ओके, लगता है हम लोग यहाँ पे भी पुट करते जा रहे हैं। फिर देखो क्या लिखा है, जलाल ने अपने को बैलेंस अमाउंट दे दिया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, एजेंट ने हमको बैलेंस अमाउंट दे दिया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। एजेंट ने दिया है ना मेरे को, तो मेरे पास तो पैसा आएगा, तो अपने लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जलाल अकाउंट। एजेंट बैलेंस अमाउंट देगा अपने को, ये बैलेंस अमाउंट बैलेंस करके ही मिलेगा, एक बार पोस्टिंग करके रख देते हैं बाय बैंक अकाउंट, और ये टैली करके मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एजेंट बैलेंस अमाउंट अपने को दे देगा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, जो कि हम लोग कर चुके हैं। आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस डेफिनेटली वो अपना खर्चा माइनस करके अपने को देगा।
कमीशन, कमीशन का एंट्री चलो देखते हैं क्या होगा। कमीशन हम देंगे तो मेरे लिए कमीशन एक्सपेंस हुआ, तो कमीशन को हम कहेंगे डेबिट। और ये कमीशन हम जलाल को देंगे तो टू जलाल अकाउंट, हाँ या ना। अब जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनमेंट बोलकर जाएगा, तो कमीशन को काटेंगे और लिखेंगे कंसाइनमेंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? और ये कमीशन कितना देंगे, 5% था ना, 5% सेल्स पे। क्योंकि सेल्स वैल्यू नहीं पता है तो ये भी एक बार पेंडिंग में जाएगा। पर हाँ, इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में टू जलाल लिखा हुआ ही है, डैश देके कमीशन, फिर जलाल में बाई कंसाइनमेंट डैश देके कमीशन। देखो बाई टाइप कितना है, 4250। क्योंकि हम लोग एजेंट को डेल केडिया कमीशन नहीं दे रहे हैं तो ये बैड टाइप हम ही दिखाएंगे। अब एक दो चीज ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली सेल्स होता है, नीचे अपने को सेल्स मिलेगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैश सेल या क्रेडिट सेल? क्योंकि बैड डेब्ट गिवन है, हाँ या ना। तो फिर इसको अपने को क्या मानना पड़ेगा, क्रेडिट सेल। याद है ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर सब में बैड डेब्ट है, इसका मतलब आप पक्का क्रेडिट में सामान दिए हो तभी तो बैड डेब्ट हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में सेल है तो उसको अपने लोग क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल। अब बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट हम दिखाएंगे या एजेंट बियर करेगा? क्योंकि हम डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं तो ये बैड डेब्ट हम ही रिकॉर्ड करेंगे, हाँ या ना। अब क्योंकि बैड डेब्ट हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब मेरी बुक में डेटर अकाउंट खुलेगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? आपको पता है डेटा अकाउंट कब नहीं खुलेगा, जब मेरे को बैड डेट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बैड डेट हम दिखा रहे हैं, तो फिर डेटा अकाउंट भी किसको दिखाना होगा, अपने को दिखाना होगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब बैड डेट का एंट्री क्या होता है, बेसिक एंट्री बैड डेट का होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटा अकाउंट, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, बैड डेट की जगह क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट। अच्छा, डेटा हम दिखाएंगे या नहीं, आंसर है हाँ, क्योंकि बैड डेट हम दिखाए तो फिर डेटा भी मेरे को ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंसाइनमेंट डेटा अकाउंट फिर बनाना पड़ेगा अपने को, एक कंसाइनमेंट डेटा बनाना होगा। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। कितना था बैड डेप्ट, बैड डेप्ट है 4250। अब कंसाइनमेंट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट डेटा, डैश दे के बैड डेप्ट 4250। फिर डेटा के क्रेडिट में 4250 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, डैश दे के बैड डेट। अच्छा, बैड डेट कहाँ हुआ होगा, बैड डेट डेफिनेटली गोडाउन में सेल हुआ है, तो गोडाउन में बैड डेट हुआ होगा। कितना, 4250। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, लिखने का जरूरत ही नहीं है। अपने को पता है कि जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंचता है तब तक ही खर्चा अपने लोग लेंगे। जैसे गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा फिर अगर कोई खर्चा होगा तो उसको अपने लोग नहीं लेते हैं, हाँ या ना। तो फिर ये जो ये कहीं एक्सपेंस है ये सब कोई काम का ही नहीं है, तो इनको हटा दो। गोडाउन में पहुंचने के बाद अगर कोई खर्चा लगेगा तो वो वैल्यूएशन में नहीं आएगा। अब क्योंकि वैल्यूएशन में आएगा ही नहीं तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने कमीशन बैड डेट ये सब लिखने का जरूरत है ही नहीं। अच्छा पोस्टिंग तो हो गया, अब आगे देखो क्या लिखा है, बिल्स पेएबल। किसके लिए बिल्स पेएबल होगा, देखो मैंने गुड्स एजेंट को दिया है तो डेफिनेटली एडवांस के तौर पे मेरे को बिल मिलेगा, तो मेरे लिए तो बिल रिसीवेबल होगा, हाँ या ना। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल मेरे को एजेंट से मिल रहा है तो टू जलाल अकाउंट।
50,000। अब जलाल में लिखेंगे बाई बिल रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस गिवन है 2.5 लाख, ठीक है या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस गिवन है 2.5 लाख। इधर आओ, गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक है, इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है 2.5 लाख। इसका हम चाहे तो इनवॉइस प्राइस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कैसे निकालोगे, लोडिंग का इक्वेशन पता है, और प्लस करोगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, ठीक है या नहीं। तो चलो निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे देखो लोडिंग कितना होगा, लोडिंग कितना होगा, कॉस्ट का सम है ना, कॉस्ट का सम है, तो लोडिंग कैसे करोगे, 25/100। तो 25/100 करो, कितना होगा, 250। 25/100 इंटू 250 करो, तो 62/500। तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, प्लस कर लो, 312/500। एक बार क्रॉस चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, जैसे इनवॉइस प्राइस भी तो मिल ही गया मेरे को, मेरे को इनवॉइस प्राइस तो मिल गया। अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस पे भी करेंगे तो सेम आएगा। इनवॉइस प्राइस होगा तो 25/125 होगा। तो ठीक है, लिखो 25/125 इंटू 312/500। तो देख लो सेम लोडिंग आएगा, हाँ या ना। देखो टाइमलाइन बनाने का यही ऑब्जेक्टिव था मेरा, कि सब कुछ आपको खुद को समझ में आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना है, थोरोली कॉन्सेप्चुअली, तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये प्रेजेंट किया आपको। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री चलो लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री अपने लोग लिख लेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या ये होगा क्या, एक क्वेश्चन होगा कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या ये होगा क्या, आंसर नहीं। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्यों। ये देखो, ये प्योरली कॉस्ट प्राइस है, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक का जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंस को भी हम लोग लेते हैं वैल्यूएशन में। अभी तक हमने एक्सपेंस को लिया नहीं है, तो ना ये वैल्यू आएगा ना ये वैल्यू आएगा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का। एक बार फिर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, आपके दिमाग में शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक का तो भी वैल्यू ये इन्हीं में से कुछ उठा के लिख ले क्या, आंसर नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उनमें एक्सपेंसेस भी लगते हैं, तो एक्सपेंसेस को भी अपने लोग लेंगे वैल्यूएशन में। अभी तक हमने कोई एक्सपेंसेस को लिया ही नहीं है वैल्यूएशन में, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरा पेंडिंग है, ठीक है या नहीं। जर्नल हम लोग चाहे तो लिख कर रख सकते हैं, जर्नल लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, हाँ या ना। इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा। अब ट्रेडिंग तो नहीं बनना है यहाँ पे, ट्रेडिंग की जगह हम लोग क्या बनाए हैं, कंसाइनमेंट। तो ट्रेडिंग की जगह लिखो कंसाइनमेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम एजेंट को सामान विद प्रॉफिट में दे रहे हैं, तो इसका वैल्यूएशन भी विद प्रॉफिट में होगा। क्योंकि हम लोग एजेंट को सामान विद प्रॉफिट में दे रहे हैं, तो सारा वैल्यूएशन फिर विद प्रॉफिट में होगा। अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट है तो फिर अपने को लोडिंग कैंसिल करना होगा। कैसे, एंटी को रिवर्स करके। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कंसाइनमेंट हो जाएगा डेबिट। अच्छा, एक चीज मैंने आपको ब्रांच में और कंसाइनमेंट में भी बताया था कि स्टॉक कभी भी रिवर्स नहीं होगा। उसकी जगह अपने लोग क्या लिखेंगे, रिजर्व। अच्छा, इस रिजर्व हम लोग निकाल लिए हैं। ये देखो लोडिंग में यहाँ निकला हुआ है 62/500। तो लोडिंग अपने लोग लिख लेते हैं 62/500। लोडिंग तो निकला हुआ है, लोडिंग में कभी खर्चा नहीं लेते हैं, लोडिंग में कभी भी खर्चा नहीं लेते हैं, तो लोडिंग में आया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अभी पेंडिंग में रहेगा। अब हम लोग इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। कंसाइनमेंट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक।
कंसाइनमेंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जिसका वैल्यू अभी बाकी है लिखना। एक्चुअली खर्चे को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये अभी पेंडिंग में है। फिर कंसाइनमेंट में टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा। कंसाइनमेंट में टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट कितना है? 60 to 500। अब आगे देखो और क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एजेंट ने अपने को अकाउंट सेल दिया था, जिसमें उसने मेरे को बताया कि टोटल सेल उसने 22,50,000 का किया है। एजेंट ने टोटल सेल कितना किया है? 22,50,000। अच्छा, टोटल सेल उसने किया है 22,50,000 का। ओके, एजेंट ने टोटल सेल किया है 22,50,000 का, तो एंट्री कर लेते हैं। इसको क्रेडिट सेल की तरह मेरे को मानना है। क्रेडिट सेल की तरह अगर मानेंगे तो क्या होगा? बेसिक एंट्री क्रेडिट सेल का डेटर टू सेल होता है। बेसिक एंट्री क्रेडिट सेल का डेटर टू सेल होता है। अब इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कंसाइनमेंट डेटर डेबिट हो जाएगा, और सेल जितना भी इनकम है वो कंसाइनमेंट बोलकर आएगा। क्या ये बात क्लियर? 22.5 लाख का सेल हुआ है, और सेल को हमको क्या मानना है? क्रेडिट सेल मानना है, हाँ या ना? तो डेटर टू सेल होता है, तो मॉडिफाई करके क्या हो गया? कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट। 22.5 लाख, इसका हम लोग पहले करते हैं पोस्टिंग। डेटर के डेबिट में लिखो 22,50,000, 22,50,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट डैश दे के सेल्स। फिर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखो बाई कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डैश दे के सेल्स 22,50,000। अब क्योंकि सेल्स मेरे को पता है, तो फिर कमीशन वाला भी हो ही जाएगा ना। 22,50,000 का 5%, 1,12,500। कमीशन तो वैल्यूएशन में आएगा नहीं, तो टाइमलाइन में लिखने का जरूरत नहीं है। इधर लिख लो 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ है। टोटल सेल एजेंट ने 22,50,000 किया है, उसमें से इतना सेल उसने इनवॉइस प्राइस पे किया है, ठीक है नहीं? और बाद बाकी सेल्स उसने 10% अबव इनवॉइस प्राइस पे किया है। चलो मैं इसको लिखकर समझाती हूँ। देखो, एजेंट ने टोटल सेल किया है, एजेंट ने टोटल सेल किया है 22,50,000 का, ठीक है नहीं? अब इसमें से कुछ सेल, कितना का सेल देखना एक बार बुक में लिखा हुआ है। 1562,500 का सेल उसने किया है इनवॉइस प्राइस पे, हाँ या ना? और बैलेंस बैलेंस कितना सेल बचेगा? बैलेंस कितना सेल बचेगा बताओ, माइनस करके बताओ। 22,50,000 से 1562,500 माइनस करो। 687,500, इतना सेल उसने 10% अबव इनवॉइस प्राइस पे किया है, हाँ या ना? ओके, अब इसको ध्यान से समझना। क्योंकि एजेंट ने इतना सामान इनवॉइस प्राइस पे ही सेल किया है, तो यही क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस। तो इधर का इनवॉइस प्राइस यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने इतना सामान 10% अबव इनवॉइस प्राइस पे किया, मतलब इनवॉइस प्राइस प्लस 10% में किया है। 687,500, हाँ या ना? इतना सेल 10% अबव इनवॉइस प्राइस पे हुआ है, मतलब जो भी इनवॉइस प्राइस है उस पे प्लस 10%, हाँ या ना? 10% ज्यादा में, इनवॉइस प्राइस का 10% ज्यादा में, तो इनवॉइस प्राइस प्लस 10% इक्वल टू ये। इनवॉइस प्राइस प्लस 10% किसका? 10% किसका? अगर कैलकुलेटर में करोगे ना, सपोज इनवॉइस प्राइस गिवन है
सपोज 100 रुपया है, तो 100 + 10% अगर करोगे तो 10% इसी का ही होता है, इनवॉइस प्राइस का। मतलब जो भी सामने होता है उसी का जैसे कैलकुलेटर में 300 + 10%, तो +10% पता है किसका होगा, सामने जो है उसका। तो सामने इनवॉइस प्राइस है, तो 10% किसका होगा, इनवॉइस प्राइस का। इनवॉइस प्राइस प्लस 10% को क्या लिख सकते हैं, 0.1 इनवॉइस प्राइस। इधर कुछ नहीं है तो 1, तो क्या होगा 1.1 इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कितना होगा, 625। ठीक है या नहीं। तो टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 1562 500 625। 2187 500, हाँ या ना। अब इसको ध्यान से समझना। गुड्स कहाँ पे सेल हुआ होगा, गोडाउन में। तो जो सामान सेल हुआ है ना उसका इनवॉइस प्राइस मेरे को मिल गया है 2187 500, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, जितना गुड्स हमने एजेंट को दिया, हाँ या ना, उसमें से एजेंट ने जितना सेल कर दिया माइनस करोगे तो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि हम एजेंट को इनवॉइस प्राइस पे देते हैं, तो गुड्स सेंट इनवॉइस प्राइस पे होगा। सेल्स भी हम लोग सेल्स भी हम लोग किस पे लेंगे, इनवॉइस प्राइस पे भी लेना होगा। अगर एक बार डिसाइड हो गया कि इनवॉइस प्राइस लोगे तो वे सब कुछ ही इनवॉइस प्राइस पे लोगे। ठीक है या नहीं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। जितना मैंने गुड्स दिया उसमें से एजेंट ने जितना सेल कर दिया माइनस कर लो तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब क्योंकि जर्नल तो गुड्स सेंट का इनवॉइस पे होगा तो हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अच्छे से लिख रही हूँ, वैसे आप एग्जाम में लिखना। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ या ना, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, हाँ या ना। अब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड तो मेरे को निकालना है। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 2187 500। अब क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है, 312 500। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड कितना होगा, 25 लाख आएगा। ठीक है या नहीं। मतलब मैंने 25 लाख में दिया है एजेंट को सामान। अब इधर आओ, मैंने एजेंट को सामान दिया है 25 लाख में। ये देखो इनवॉइस प्राइस कितना आया, 25 लाख। मैंने एजेंट को दिया है 25 लाख में, तो इधर लिखो 25 लाख। ठीक है या नहीं। अब लोडिंग निकाल लोगे या नहीं, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस है तो 25/125 होगा। करो, 25/125 होगा 5 लाख। इधर लिखो 5 लाख। ठीक है। अब कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लिखा हुआ है, इधर लिख लो 25 लाख। फिर कंसाइनमेंट में बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख। ये दो जर्नल तो हो गया, इनको हटा लो। ये दो जर्नल तो अपने लोग कर चुके हैं। इधर ये कमीशन भी हो चुका है, हाँ या ना। इधर ये भी हो गया, हटा देते हैं। इधर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एक बार बाकी है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड फाइनली निकल गया, और तो कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं है तो फिर गुड्स समय बना के क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर, ठीक है। एक होगा अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में अमाउंट में जैसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंड। और गुड्स सेंड ऑलवेज, क्योंकि हम इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं तो ऑलवेज इनवॉइस प्राइस। ठीक है या नहीं। 25 लाख था, 25 लाख। अब ये आपके ऊपर है, ये एक सपोर्टिंग कॉलम है, ये आपके ऊपर है। आप कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस किसी का भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो गुड्स सेंड का मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, हाँ या ना।
क्योंकि मैक्सिमम सबका इनवॉइस प्राइस है। ये देखो, इधर मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, इधर क्लोजिंग, ये देखो गुड्स सेंड का मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, क्लोजिंग स्टॉक का भी मेरे पास इनवॉइस प्राइस है, और सेल का भी क्या है, इनवॉइस प्राइस। क्योंकि सबका इनवॉइस प्राइस है मेरे पास, तो सपोर्टिंग में हम लोग क्या रखेंगे, इनवॉइस प्राइस को। ठीक है या नहीं? अच्छा, गुड्स सेंड का इनवॉइस प्राइस 25 लाख ही है। अब क्या करोगे, गुड्स सेंड तो लिख दिया, प्लस क्या करोगे, फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 12,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फॉरवर्डिंग एक्सपेंस 12,000। फिर क्या करेंगे, कंसाइनी नॉन एकरिंग एक्सपेंस, हाँ जाना ऐड करेंगे, प्लस कंसाइनी नॉन एकरिंग एक्सपेंस। कितना है, 16,000। और तो कुछ करना नहीं है, तो एक बार का करो टोटल। इधर वही 25 लाख ही होगा। 25, 28। अब माइनस क्या करोगे, सोल्ड। कितना सोल्ड किया, ये डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर दो इसको। कितना सोल्ड हो गया है, सोल्ड का भी क्या लेना है, इनवॉइस प्राइस। सोल्ड का इनवॉइस प्राइस है 2187, 2187,500। माइनस करो कितना आएगा, वही सेम आएगा जो हम लोग का निकला हुआ है, 312,500। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो वही आया हुआ था, 312,500। अब ये जो 312,500 है ना, एक बार ऑब्जर्व करना, इसमें खर्चा नहीं है। एक्चुअल में मेरे को एक्सपेंसेस भी लेना होता है वैल्यूएशन में, इसलिए हमने ये नहीं लिया। तो चलो कैसे करोगे, ये देखो, 25 लाख के लिए इतना होता है वैल्यू, तो 312 के लिए कितना होगा, 25 लाख के लिए 2528,000 होगा। तो 312,500 के लिए कितना होगा, इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुड्स समय कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 2528 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 312,500। 3,16,000, ठीक है या नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल वैल्यू मिल गया, खर्चा लेकर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 3,16,000 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,16,000। अब कंसाइनमेंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ ही है, इधर लिख लेंगे 3,16,000। पहला रिक्वायरमेंट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट था, हाँ या ना? तो कितना लोगे, और क्योंकि हमने 25 लाख में दिया है सामान, तो पहला रिक्वायरमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 25 लाख। दूसरे में मेरे से प्रॉफिट मांगा था, तो टैली करके देख लेंगे, कंसाइनमेंट को टैली करके देखते हैं। 349,750 आएगा, टू पीएल अकाउंट।
तो सेकंड रिक्वायरमेंट था ना कि कितना प्रॉफिट और लॉस है, तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट हम लोग का निकल गया, 349,750। अब थर्ड रिक्वायरमेंट था कि वो अपने को फाइनल कितना देगा, हाँ या ना। अच्छा, थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए पहले डेटा को टैली करो। हम अज्यूम करेंगे कि डेटा ने मेरे को पैसा दे दिया है, ठीक है या नहीं। हम लोग अज्यूम करेंगे कि डेटा से पैसा मिल गया है। तो डेटा से पैसा मिल जाता है तो एंट्री होगा बैंक डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, हाँ या ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पैसा मेरे को नहीं मिलेगा डायरेक्टली, क्योंकि एजेंट ने सेल किया था सामान, तो डायरेक्टली एजेंट को मिलेगा। मेरे को पैसा मिल ही नहीं सकता डायरेक्टली डेटर से, तो हम बैंक डेबिट नहीं करेंगे। तो क्योंकि एजेंट को डायरेक्टली मिला था पैसा, तो अब हम लोग एजेंट से मांगेंगे, तो एजेंट को हम लोग करेंगे डेबिट। क्या ये बात क्लियर? देखो, डेटर अकाउंट मेरी बुक में खड़ा है, हम अज्यूम करेंगे कि डेटर ने पैसा दे दिया, तो बैंक टू डेटर होगा, हाँ या ना। अब डेटर कभी भी डायरेक्टली मेरे को पैसा नहीं देगा, क्योंकि मैंने थोड़ी ना उसको सामान दिया। क्योंकि एजेंट ने उसको सामान दिया है, तो डेटर भी पैसा एजेंट को ही देगा। मेरे को नहीं देगा तो हम बैंक डेबिट नहीं करेंगे। अब क्योंकि एजेंट को डेटर ने दिया है, तो हम एजेंट से पैसा मांगेंगे, इसलिए मैंने एजेंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जलाल में होगा टू कंसाइनमेंट डेटर, जलाल में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, डैश देके लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटा में भी लिख देंगे बाय जलाल अकाउंट, डैश देके कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। अब किसको टैली करोगे? डेफिनेटली डेटा को ही टैली करना सही होगा। एजेंट को नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज मिसिंग है, एक ये मिसिंग है और एक ये मिसिंग है, तो अभी एजेंट को टैली नहीं कर सकेंगे अपने लोग। डेटा को टैली करते हैं। 22,45,750। अब इधर भी वही लिख देंगे, 22,45,750। अब टैली करके अपने को बाई बैंक मिल जाएगा। देखो, थर्ड रिक्वायरमेंट था ना कि एजेंट अपने को कितना फाइनल अमाउंट देगा, तो ये अमाउंट है जो एजेंट अपने को फाइनली देगा। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।